बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद लोग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और बहुत सी खबरें हैं जिन पर इनसे तबसरा चाहेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अलीमा खान साहबा के एक बयान ने पहले तो इमरान खान को माइनस करने वाले बयान की अभी बात गश्त गूंज ख़त्म नहीं हुई, एक और बयान दाग दिया है कि वो जो जेल में इमरान खान या PTI कहती थी कि शायद एक कर्नल साहब हैं जो सारे मामलात को संभालते हैं, जो इमरान खान पर जितनी मुसीबतें हैं मुश्किलात हैं उनके ज़िम्मेदार हैं। आज अचानक से उनको विंडिकेट कर दिया एक बयान के अंदर कि वो कर्नल साहब नहीं, ये मरियम नवाज साहबा की ज़ाती ख्वाहिश है कि इमरान खान पर तशद्दुद भी किया जाए, उन्हें तकलीफ भी पहुँचाई जाए। इसमें क्या राज पोशीदा है? दूसरी जानब सबसे कंट्रोवर्शियल या मुतनाज़ा किरदार पाकिस्तान के एक तो काजी साहब थे। इमरान खान हमेशा 3 नाम लेते थे, काजी साहब, सिकंदर सुल्तान राजा और जस्टिस आमिर फारूक। अब काजी साहब सिस्टम से तकरीबन आउट हो चुके, उनकी खबरें आती रहती हैं, लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब बार बार अपनी खिदमात के ज़रिए अपनी तरफ वो तवज्जो दिलाते हैं कि भाई इस सिस्टम की गारंटी में मैं भी शामिल हूँ। अचानक से अब सेनेट के इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं। कल उनकी स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात होती है, वो 26 अरकान को बहुत जल्द जो है वो डी-सीट करने वाले हैं, ये दावे किए गए। अब KP में सेनेट के जो इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए हैं उसको कैसे देखते हैं कि 21 जुलाई को वहाँ इलेक्शन होंगे। 1 साल से नहीं हुए, सानिया निश्तर वाली सीट पर नहीं हुए थे, कराची वाले वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर की डेथ हुई थी तो वहाँ पर हो गए थे। इसको कैसे देख रहे हैं क्या कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव होने जा रही है? इसके अलावा एक जस्टिस मंसूर साहब का ख़त था जो अब मंजर आम पर है, उसमें कितने इंकशाफात है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब माहौल बनाना शुरू हो चुकी है कि ये जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब है ना, इनकी खिदमात को भी हम फरामोश नहीं करेंगे। दिसंबर में वो रिटायर होंगे, उसके बाद इत्तलात और दावे ये किए जा रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब 26 आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाते हुए दिसंबर तक चलेंगे। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन साहब अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ें? बहुत शुक्रिया, आपकी मर्जी है, जहाँ से शुरू करें। करामत मुगल साहब, चलें हम आपने जो आखिरी खबर दी है यही मेरे जहन पे ज़्यादा, तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ना 2 ख़त लिखे हैं पिछले 1 हफ्ते में। एक तो मंजर आम पर कल आ गया, मंजर आम पर आ गया। वो तो आपको पता है कि वो 26वीं आईनी तरमीम के फैसला करने तक कहते हैं कि जब तक कोई चीज़ डिसाइड ना हो जाए। दूसरा ये है कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए आप जज लगा रहे हैं, कोई पैरामीटर्स तय नहीं है अभी तक। आईनी बेंच में कौन से जज शामिल होंगे उस हवाले से कोई आपने पैरामीटर्स ऐसे तय नहीं किए कि भाई मयार क्या होगा। ये तो नहीं हो सकता कि हाजी अमीन साहब कहें यार 2 जज छड़ के ना ये तो मैंने चंगे नहीं लगते, इनू छड़ के अगला जो है ना मेरी बड़ी यारी बनती है, मेरे को चाह भी पीना, इनू आईनी बेंच ला दो और आईनी बेंच में उसको लगा दो। मैं वही कह बता देता हूँ जी जी, ये को मुश्किल पहेली है। जी जी। तो ये चीज़ें करने का मकसद तो वो इसलिए कहते हैं कि कोई मयार बनाए कि आप सीनियर्स को नज़रअंदाज कर दें। क्यों करें भाई? वजह बताएं, कोई वजह नहीं है। फिर आप देखें कि जब चीफ जस्टिस की तैनाती हुई तो 2 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज कर दिया गया। आज तक वजूहात, हाँ, आज तक वजूहात सामने नहीं आ सकी ना। राना सनाउल्लाह साहब बता चुके कि जस्टिस मंसूर साहब को क्यों नहीं बनाया गया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने काजी साहब वाला किस्सा जो उन्होंने सुनाया था उसमें यही तो था कि इलेक्शन खुल जाएंगे। देखें, ये वजह नहीं, वो एक सियासी नुक्ता नज़र से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 2 सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया, तीसरे को बनाया। कोई वजह तो होगी ना कि यार ये ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, इनकी ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं, इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, ये आईनी कानूनी मामलात की समझबूझ बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हैं। समझबूझ वाले चाहिए होते तो फिर वो कॉम्पिटेंट थे। मैं यही बात कर रहा हूँ। देखें, हमने अपने नाजरीन को भी तो समझाना है ना कि मामलात असल में है क्या। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक तो पहले ख़त लिखा जो हम इससे पहले रिपोर्ट भी कर चुके हैं अपने व्लॉग्स में। अब दूसरा ख़त जो है ना, ये सिर्फ ख़त नहीं है, ये इसको आप 2 मुख्तलिफ जावियों से देख सकते हैं। एक एंगल ये बनता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आपने बात की ना कि मुस्लिम लीग नून वाले अभी से हाजी अमीन साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए गिद्दे डाल रहे हैं और लुडियाँ पा रहे हैं, वो बिला वजह नहीं है। वो उसके पीछे ज़ाहिर बात है कहीं चिंगारी लगी जल रही हो ना तो धुआं निकलता है। तो एक तो यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चूँकि एक स्ट्रेटजिस्ट के नाम से मशहूर हैं और काजी फायज़ ईसा के ग्रुप में भी इनके बारे में यही ख्याल किया जाता था कि उस पूरे ग्रुप को चलाने वाला दिमाग जस्टिस मंसूर अली शाह है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह हाजी अमीन साहब की रिटायरमेंट से, अगर वो रिटायर हो जाते हैं 27वीं आईनी तरमीम में मुद्दत मुलाजमत में इजाफा नहीं किया जाता, ये भी एक एंगल है, ठीक है, अगर नहीं किया जाता और ये अपने टाइम पे रिटायर हो जाते हैं तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दर हकीकत 6 महीने पहले हाजी अमीन साहब के रास्ते में एक बारूदी सुरंग फिट कर दी है। अब बारूदी सुरंग कैसे है? अब जरा दूसरा एंगल की तरफ हम आते हैं।
जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा है अपने ख़त में सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन के ज़रिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो चेयरमैन जुडिशल कमीशन भी हैं और तमाम मेंबरान को, कि आप अब तक जब से अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं अब तक जितने भी जुडिशल कमीशन इजलास हुए हैं उन तमाम इजलासों के मीटिंग मिनट्स जारी करें, क्योंकि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट सियासतदानों और पूरे मुल्क में शफाफियत के हवाले से फ़ैसले भी देती है, ऑब्जर्वेशन भी देती है, इस पर आर्डर भी पास करती है। तो ये लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी शफाफियत होनी चाहिए। तो शफाफियत का तकाजा ये है कि मीटिंग मिनट्स में क्या, किस मेंबर ने क्या कहा, किसने किसको वोट दिया, किसने किसकी हिमायत की तो क्यों की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए। सही, बिल्कुल तो सही। अब अगर ये चीज़ें सामने आती हैं, माजी में तो रवायत का हिस्सा जायज़, तो अब अगर ये चीज़ें, पहले आपको पता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत मीटिंग मिनट्स जारी हुआ करते थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के भी, और शुरू में तो बल्कि इवन के गुज़श्ता साल जब 1-2 महीने 26वीं तरमीम के बाद तो आईनी कमेटी के भी जारी होते थे मीटिंग मिनट्स, लेकिन बाद में वो भी बंद कर दिए गए। तो अब देखें ना कि चोरी, जहाँ पर कोई आपकी दाल में काला हो ना तो फिर आप इस तरह जाके वो आगे से चीज़ों को रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। अब अगर ये मीटिंग मिनट्स आना सामने आ जाते हैं या आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक मेंबर ने कहा है, मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को भी चाहिए कि वो भी इस पर अब वो करें, आवाज़ उठाएं। तो अब अगर ये मीटिंग मिनट्स जारी होते हैं तो उससे क्या होगा, पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ हुकूमत ने हाजी अमीन साहब का साथ दिया, कहाँ कहाँ उनकी मर्ज़ी के जज जब लगाने थे तो हुकूमत ने उनका साथ दिया, और कहाँ कहाँ हाजी अमीन साहब हर बार इत्तेफाकिया तौर पे, जानबूझकर इत्तेफाकिया तौर पे वो हुकूमत के हक़ में वोट देते रहे, या हुकूमत के हक़ में जज, जिसको हुकूमत जज लगाना चाहती थी या एलिवेट करना चाहती थी वो उनको वोट देते रहे, या जिसको हुकूमत नहीं चाहती थी वो उसके खिलाफ वोट देते रहे, उसका रास्ता रोकते रहे। तो इसलिए ये गठजोड़ खुलेगा हाजी अमीन साहब का, और उसके अलावा आईनी बेंच का, और साथ आपकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का। कौन सी हुकूमत? यार आप पाकिस्तानी नहीं हैं? नहीं तो हुकूमत मेरी थोड़ी। तो आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों की हुकूमत है, आप मुझे सजा देंगे, यूं समझ ले। तो अब हुकूमत का ये सारा गठजोड़ खुलेगा। तो इसलिए मैं इस खत को कोई मामूली खत नहीं समझता, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पिछले लिखे गए तमाम खतूत में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का खत है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद इस खत के रास्ते में रोड़े भी अटकाए जाएंगे, चीज़ों को जो उन्होंने मीटिंग मिनट्स मांगे हैं उनको जारी करने में, तो बहुत सारी रुकावटें हैं। तो इसलिए देखें कि क्या बनता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये एक बहुत अच्छी उनकी, मैं तो अगर चाल कहा जाए या उनका एक इकदाम कहा जाए तो ये उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शॉट खेला है। लेट्स सी के जुडिशल कमीशन का इजलास अब आइंदा कब होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सीटें खाली हैं, हाई कोर्ट्स में भी अभी खाली हैं, और फैसले होते हैं नहीं होते, किस बुनियाद पे होते हैं। तो महीना 2 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल में कोई ना कोई इजलास किसी न किसी मौके पे आ जाएगा। ये भी मुमकिन है कि कुछ मजीद जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने के लिए या कुछ को निकालने के लिए कोई इजलास अचानक आ जाए। जाहिर है वो आयशा मलिक साहबा और शायद बिलाल साहब तो खुश नहीं, तो ये इस वजह से मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। साहब को टफ टाइम देना। दूसरी जानब बिल्कुल सामने चले जाएंगे बिल्डिंग इलेक्शन कमीशन, वहाँ से अभी भी सहूलतकारी उसी तरह जाए। कल 26वीं अरकान को सारी दुनिया हैरान है कि किस बुनियाद पर करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने, आपको पता है, इमरान खान को भी नाअहल कर दिया। ये कुछ भी कर सकते हैं। 63-1 में असम्बली के अंदर एहतजाज करने पर, अब जो माजी में आपने फुटेजेस कल देखी होंगे, जो मोहम्मद मालिक साहब ने आईना दिखाया स्पीकर साहब को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हो कर रहेगा। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो ये तो हो कर रहेगा। अब जो मामला इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के अचानक से केपी के इलेक्शन करवाने का फैसला किया, इसके पीछे क्या साइंस नज़र आ रहा है? एक तरफ हुकूमत गिरानी है, दूसरी तरफ अब ये देखिए, यही जेल साजी और 2 नंबरी है, और इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के साथ इमरान खान का एतमाद का फुकदान है। आपको याद होगा 2008 के इंतखाबात जब होने लगे थे ना, तो अचानक मुस्लिम लीग नून ने बायकॉट कर दिया था पीपल्स पार्टी के रवैये की वजह से। इमरान खान ने भी बायकॉट कर दिया। इसके अलावा गालिबन जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातों ने भी, इस्लामी, पीटीआई और नून लीग ने। तो फिर क्या हुआ कि अचानक मियाँ साहब ने पलटा खाया, खुद इंतखाबात में चले गए और इमरान खान और जमात इस्लामी वाले मुंह में देखते रहे। हुकूमत का हिस्सा भी बन गए थे, पंजाब के अंदर भी हुकूमत बना ली। तो यहाँ से इमरान खान का शरीफ ख़ानदान पर अदम एतमाद पैदा हुआ, जो आज तक, जिसको ना इन्होंने दुरुस्त करने की कोशिश की है और ना इमरान खान साहब की इनके बारे में कोई राय तब्दील हुई है। तो इसलिए ये फुकदान काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। और एक बार फिर मुस्लिम लीग नून वही पॉलिसी
कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, और एक हाथ में फूल है दूसरे हाथ में खंजर है, फूल आगे करते हैं तो खंजर मारने की कोशिश करते हैं। तो ये इस वक्त यही सलूक पीटीआई के साथ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मुस्लिम लीग नून के ना अंजाम सोच कर, जब कि इनके साथ क्या होगा, क्योंकि जो देखिए सियासी तौर पे तो मर चुके हैं ना, तो खत्म हो, अवाम से तो ख़त्म हो चुके हैं। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। वो तो इमरान हम बार बार इन्हें समझाते थे, वो इमरान खान इनको समझाते रहे हैं, बल्कि गुज़श्ता साल अगस्त में शहबाज मिसिंग पर्सन हो, गुज़श्ता साल अगस्त में इमरान खान ने कहा था कि जिस रोज़ पॉलिसी शिफ्ट हुआ शहबाज शरीफ साहब मिसिंग पर्सन बन जाएंगे। तो इनको इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए। जो आज आप गड्ढे खोद रहे हैं, ये हमारे सामने की बातें हैं यार, कि जिसने जो जिसके लिए गड्ढा खोदा वो उसके अंदर गिरता हुआ नज़र आया। तो क्या इनको ये नहीं पता कि हम पीटीआई के साथ ये सलूक कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि इनकी आवाम के अंदर शायद इस बार तो 17 मिल गई हैं, अगली बार अगर इलेक्शन हुए ना करामत मुगल साहब और वो शफाफ हुए, तो मैं पता है आपको, मैं हमेशा आपसे शर्त हार जाता हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शर्त लगाऊंगा कि नून लीग को पूरे मुल्क में 5 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलने लगी। ये भी ज़्यादा आपने बता दी, ठीक है? तो ये इनको सोचना चाहिए। मेरा दावा है कि आपने ज़्यादा बताया। अच्छा ओके, मतलब मैं पहले ही हार गया। हाँ। तो अब मलिक अहमद खान साहब के बारे में ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी आज ट्वीट किया, अगरचे उन्होंने भी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी नहीं शर्म दिलाने की कोशिश की है, लेकिन साथ उन्होंने डंडी भी मारी है। वो ज़ाहिर नून लीगी तो डंडी, तो ये बात भी आपकी ठीक है। तो उसमें भी वो कह रहे हैं कि वो एक बड़े मुदब्बिर शख्सियत के मालिक वो शख्स है मलिक अहमद खान साहब। तो उनको ज़रा इसमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सियासत के अंदर जब आप एक दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो फिर आप उसी दरवाजे में आपका भी हाथ आ जाता है। नवाज शरीफ साहब ने 2011 में जब गिलानी साहब के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, कोर्ट पहन के गए थे, तो बाद में उसी नवाज शरीफ को उसी सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2017 को ओहदे से बरतरफ घर का रास्ता दिखा दिया। तो ये इस बात ठीक है कि ख्वाजा साद रफीक साहब इन चीज़ों को समझते हैं। और वो जो आपने बात की थी ना पहले कि उन्होंने पार्टी में कहा था कि ये जिनका हक बनता है आप हुकूमत उनको दे दें, तो उनको शट अप कॉल दे दी गई थी। तो इसलिए चले, ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी बात है कि अभी भी मुस्लिम लीग नून के अंदर इस तरह की सोच रखने वाले लोग मौजूद है, और इनको इसको वेलकम करना चाहिए। इख्तलाफात हर किसी के होते हैं, बाप बेटे के दरमियान इख्तलाफ होता है, माँ बेटी के दरमियान होता है, ये चीज़ नहीं है। इंसान को रब ने एक जैसा नहीं बनाया। तो इसलिए बेहतर ये है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज़ को समझे। आज आपका अगर आर्मी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, कल को ये तब्दील हो जाएगा, आप आ जाएंगे खिड़की के अंदर, आपकी गर्दन फंसी होगी, और उस वक्त ना तो कोई आपकी चीखें सुनने वाला होगा, और अगर किसी ने सुन भी ली तो लोग ये कहकर सर झटक के आगे चले जाएंगे कि यार इन्होंने अपने हाथ, आपने जो जुल्म किया है ना, अब आप इस चीज़ के हकदार हैं। तो लोगों को इस नहज तक न लेके जाएं कि फिर वो सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनी में तब्दील होना शुरू हो जाए। अचानक से जब मखसूस नशिस्तें, अब अचानक से फैसला आ गया, फिर सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। अब इनको कैसे चीज़ें देख रहे हैं, या लिंक हो रही हैं? हमदुल्ला साहब का बयान, फाटा वापस विफाक के पास, माइंस एंड मिनरल्स बिल्स, क्या सारी चीज़ें लिंक होती हैं? या फिर वो जो कहा गया था कि हमने हुकूमत गिरा देनी है गंडापुर की, वो होने जा रहा है? ये सारी चीज़ें अगर होनी है तो फिर हुकूमत तो नहीं गिरनी, देखें, या सारे काम करके फिर हुकूमत गिरानी? देखें, कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की भी ये पॉलिसी है कि दायां दिखा के बायां मारते हैं, बायां दिखा के दायां मार देते हैं। तो ये मेरे ख्याल में किसी के ऊपर भी यकीन करना इस वक्त मुश्किल है। और कम अज़ कम पीटीआई जो 3 साल से मुसलसल डसी जा रही है, उनको तो किसी सूरत ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अलमिया पीटीआई के साथ ये है कि इनके अंदर जो क़यादत है, जो इस वक्त बाहर मौजूद है, जेलों में नहीं है, वो लोग खुद, बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। वो डर खौफ की वजह से, वो पैसे के लालच से, वो इक़्तिदार के नशे में, या किसी भी वजह से, लेकिन उनका मौक़िफ़, उनका बयानिया वो नहीं रहा जो गुज़श्ता साल असम्बलियाँ बनने के फौरी बाद हमें उनके लबो लहजे में एक तलखी या एक कड़वाहट नज़र आती थी। तो अब ये इनको सोचना चाहिए कि देखें, अब मौलाना साहब ने अभी 2-3 दिन पहले एक बयान दिया, जब पीटीआई ने उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि गवर्नेंस के ऊपर हमें एतराज़ात हैं, लेकिन आप अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, हम अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके अगले ही रोज़ मौलाना की जमात के तर्जमान हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने अपने ही पार्टी के सरबराह के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है, और उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हमारी कैलकुलेशंस जारी हैं, जैसे ही हमारे पास नंबर गेम पूरी होगी हम फौरी तौर पे हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। यही बात गवर्नर बयान से पीछे हट गए। देखिए, वो हम शहबाज शरीफ से मुशावरत करेंगे, उसके बाद देखिए उसमें उनकी बात ठीक है, उनको बड़े घर से बाज़ औक़ात वो पड़ भी जाती है
कि अगर गवर्नर जैसा बंदा अगर ये बात करे ना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मामलात इंतहाई संजीदगी के साथ देखे सुने जा रहे हैं, उन पर गौर किया जा रहा है। तो अब नंबर गेम का भी आपको पता है कि आप चेक कर लें, सिर्फ 20 बंदे बाकी रहते हैं। अब उन 20 बंदों से आप डिफेक्शन करवा लें। पीटीआई के लोगों के बारे में पहले ही कहा जा रहा है वो माहौल बना के माहौल बना जाएगा। उससे हट के एक और चीज जो मैंने पिछले दिनों नोट की वो ये है, वो ये कहते हैं भाई अदालतें हमारी हैं, जज हमारे बैठे हैं, इस वक्त पीटीआई के लोग आज़ाद हैं, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ये पीटीआई में से किसी का हिस्सा नहीं है। तो जब अगर ये डिफेक्शन करते भी हैं, ये मुनरिफ होते भी हैं, तो ये आज़ाद बंदा है, आज़ाद बंदे के खिलाफ आप वैसे भी रेफरेंस फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अब इस चीज़ को डिफाइन कौन करेगा, तय कौन करेगा? जज करेंगे। तो जज तो पहले ही कंप्रोमाइज है और आईनी ओहदे से हट के वो इस वक्त सरकारी नौकर बन चुके हैं, बल्कि बकौल शाहिद खाकान अब्बासी साहब के वो चपड़ासी की हैसियत नहीं है। अब आखिरी सवाल पे आ जाए, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आखिरी सवाल, अलीमा खान साहब, उन पर इस वक्त जो सवालात उठाए जा रहे हैं, पहले उन्होंने कहा था कि माइनस वाली बात, फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने केपी हुकूमत की तरफ से कहा था कि वो शायद माइनस। अब मरियम नवाज़ पर सारी जिम्मेदारी डाल देने के, जेल में जो कुछ हो रहा है वो मरियम नवाज़ करवा रही है, वो कर्नल साहब नहीं करवा। देखिए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। इसको कहा जा रहा है कि शायद मामलात को आगे बढ़ चुके हैं, तो उस तरफ आप कड़वे बयानात नहीं दे रही है, तो सोशल मीडिया पर बहस हो रही है। देखिए 2007 में ना, 2007 मरियम का टाइम अब शुरू हो चुका है जी वापसी का, तो इसलिए सारी चीज़ें उधर डाल। 2007 में जब तालिबान आए ना वादी सवात मालकन डिवीज़न में, तो मेरा एक दोस्त वहाँ का मकामी था, तो उसने मुझे ना एक वाकया सुनाया। उसने कहा यार कि तालिबान आए, इन्होंने बड़े लोग मारे, बड़े लोगों को इन्होंने कत्ल किया, लोगों के घरों में घुस के उनके अहले खाना बीवी बच्चों के सामने वहीं घर के अंदर लिटा कर उनकी गर्दनों पे इन्होंने छुरियाँ फेरी। सैदू शरीफ में ना एक चौक था जो जहाँ पर इतने लोगों को ज़िबा किया गया तालिबान की जानिब से, मंगोरा शहर में खूनी चौक, मैंगोरी, और जिसको बाद में खूनी चौक या ज़िबा चौक के नाम से वो मशहूर हो गया मंगोरा शहर के अंदर। जी जी। तो मैंगो सैदू शरीफ का नया नाम मैंगोरा ही है शायद, क्या नाम है? बहरहाल जो भी, सैदू शरीफ अलग अलग होगा, चल मालम जब्बार। अच्छा, तो वो वहाँ पर इतने लोगों को मारा गया कि उनके चौक का नाम तक तब्दील हो गया। ठीक है, तो ये कहने का, बताने का मकसद ये है। उसने साथ फिर ये कहा कि तालिबान की आड़ में बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनियाँ भी पूरी की। जी बिल्कुल ऐसे है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी किसी के साथ दुश्मनी थी, तो वो या तो तालिबान के नाम पर बंदे कत्ल करते और कहते इनको तालिबान ने मार दिया, या बेस बदल के आगे मार जाते थे, या फिर वो ये करते थे कि तालिबान को जाके जासूसी कर देते थे कि वो जो फलां बंदा है ना वो आपके खिलाफ है, और वो इस वक्त फौज या पुलिस या जो उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस थे ये उनके साथ मिला हुआ है और आपके खिलाफ जासूसी करता है, फलाना टिमकाना करके उसके खिलाफ शिकायत लगाते, माहौल बनाते, और वो तालिबान आते और आके उस बंदे को उसका खात्मा हो जाता। तो ये उसने कहा कि ये लोगों ने, बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग होंगे जो लोगों ने अपनी ज़ाती दुश्मनी में जिसका कहीं कुछ हाथ पड़ता था उसने वो करके लोग मरवाए। तो अलीमा खान साहबा जो बात कर रही हैं ना वो गलत नहीं हो सकती मेरे ख्याल में। हो सकता है क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही है, तारीफें शुरू हो गई है। नजम सेठी की बात हुई, मुनीब फारूक बात कर रहा है, इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलात पसे पर्दा चल रहे होंगे जो अगली चंद दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि मरियम सफदर अमान हो या नवाज शरीफ हो या मुस्लिम लीग नून हो और ये सारे दूध के धुले हुए हो। अभी हम जो बात कर रहे थे 26 लोगों वाली, क्या ये बाहर से कोई करवा रहा है? क्या ये मुस्लिम लीग नून का स्पीकर नहीं है? मैं कहता हूँ कि पीछे इनके जो मर्जी हो, एस्टैब्लिशमेंट हो, यार हर काम एस्टैब्लिशमेंट तो नहीं कर रही होगी, वो अपनी बॉस को खुश करने के लिए देखिए कर रहा होगा। लेकिन मरियम ने भी तो कहा है, वो अगले दिन खबर लगी हुई थी गालबन डान अखबार में लाहौर में कि मरियम हमारी रेड लाइन है, हम इसको क्रॉस नहीं करने देंगे। इसलिए आज मलिक अहमद, रेड लाइन को पहले जितवा तो ले लो। मलिक अहमद बच्चर ने आज यही बयान दिया, उन्होंने कहा कि पहले तो आप वो ऑडियो जारी करें ना, वीडियो जारी करें कि वहाँ पर नारे क्या लगे हैं या बातें क्या हुई हैं जिसकी बुनियाद पर आप ये 26 लोगों के खिलाफ रेफरेंस लेके आ रहे हैं। तो इसलिए दूसरी बात कि जब ये क्रैकडाउन 9 मई वाकयात के बाद हो रहे थे, यूनियन काउंसिल लेवल तक पीटीआई के लोगों की फहरिस्तें किसने दी हैं, कौन सी यूनियन काउंसिल में कौन सा पीटीआई का कारकुन मुतहर्रिक है, कौन किसके साथ राब्ते में है, ये सारी फरिश्ते देने वाले कोई और नहीं, उसी यूनियन काउंसिल के मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हुआ करते थे, MPAs MNAs हुआ करते थे। थाने में जाके पुलिस वालों को बताते थे कि वो घर है वहाँ पे वो लड़का रहता है। असेंबली के अंदर उन्होंने कलमा पढ़ के कहा था कि ये लोग हमें उठवाते थे, ये शिकायतें कराते थे। जी जी। तो ये इसलिए बिल्कुल ठीक कहा। हो सकता है कि बल्कि हमने 2 दिन पहले खबर दी भी सही कि इमरान खान साहब के लिए कुछ नरमियाँ हुई हैं
उनके बेटों के साथ बातचीत करवाने के हवाले से भी कुछ चीज़ें हमने सुनी कि शायद उसमें भी कुछ पेशरफ्त हुई है। तो मुमकिन है कि ये जो कुछ सख्तियाँ कम हुई हैं हालिया दिनों में, इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये बात की हो। लेकिन मरियम, अब आपको याद है जब इमरान खान साहब को अटक जेल मुंतकिल किया गया था, तो उस वक्त टेलॉन न्यूज़ होता था जो आजकल 365 के नाम से चल रहा है। साहब हमारे अकरम चौधरी साहब थे, बड़े करीबी मेरे, और उन्होंने खबर दी थी सबसे पहले। अस्सलामुअलैकुम। उन्होंने खबर दी थी, और अकरम साहब ने खबर ये दी थी कि आप उनकी इस खबर की वजह से उनकी नौकरी चली गई थी, उनको नौकरी से निकाल दिया गया था, आज तक नहीं मिली। और यही बात है ना कि वो अदावत रख ली उन्होंने। अब उन्होंने खबर क्या दी थी? उन्होंने खबर ये दी थी कि इमरान खान साहब का जो अटक जेल का उनका सेल है ना, उसके बिल्कुल उनका जो वॉशरूम है उसके ऊपर कैमरा है जहां से वो पर्दा पड़ता है। वो तो डीसी ने जब रिपोर्ट दी थी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गए थे, तो उन्होंने कहा कि वहां पर पर्दा पड़ता है और इमरान खान साहब के साथ नारवा सलूक होता है। उनके कमरे में बिच्छू छोड़े जाते हैं या ये हशरात छोड़े जाते हैं ताकि उनको डराया जा सके, मीठा फेंका जाता है ताकि कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीजें आए। उन्होंने ये खबर दी, और साथ उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा कि वो जो कैमरा है ना, उस कैमरे से फुटेज जो है वो मरियम सफदर अमान को डेली रिपोर्ट होती है इसके बारे में, और उनको बताया जाता है कि देखिए कितनी तकलीफ में हमने रखा हुआ। ये खबर उन्होंने दी थी, और वो खबर के बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया, बेरोजगार। तो इसलिए ये कहना कि मरियम सफदर अमान दूध की धुली हुई है, ये सनम जावेद को बार बार जेलों के अंदर डालना और फिर उनके जमानतें न होने देना। में पंजाब हुकूमत आई थी जमानत कैंसिल करवाने, आलिया हमजा की और दीगर खदीजा शाह की। तो ये इसलिए मरियम को आप दूध का धुला हुआ ना समझे, मुस्लिम लीग नून को दूध का धुला हुआ ना समझे। एस्टेब्लिशमेंट यकीनन इस वक्त सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है, नो डाउट, लेकिन मुस्लिम लीग नून भी मेरे ख्याल में, अगर क्या कहते हैं यार के 100 में से 98-99 नंबर उनके भी पूरे बनते हैं। सही। वैसे तो राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के जेल काटने पर उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए हैं, ये भी बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सईद लोधी साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।